हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू लर्न वोकैबलरी। देखिए, वोकैबलरी हम बहुत ही पढ़ा चुके हैं और भी कंटिन्यू है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा फ्रेजल वर्ब के ऊपर, है ना। और फिर इडियम्स कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का। फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट करवा दूंगा बहुत ही जल्द। और इसी वीक के अंदर कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करवा दूँ। और सिनोनिम एंटोनिम तो कंप्लीट करवा ही चुका हूँ। अब हम लोग चर्चा इस बात का कर लेते हैं कि वोकैबलरी पढ़ने का एक अच्छा तरीका है क्या, है ना। वोकैबलरी याद करने का, पढ़ाई करने का, पढ़ने का तरीका है क्या। ऐसा तो नहीं कि वोकैबलरी को सिर्फ रट्टा मार के समझा जा सकता हो, रट्टा मारना ही एक इसका लास्ट सॉल्यूशन हो। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल ही नहीं रट्टा मारना है। और ख़ास करके कुछ वर्ड्स तो आपको जानने ही चाहिए रट्टा मार कर, है ना। और रट्टा मारने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। और मुझे बचपन से ही सिखाया गया कि रट्टा मारना प्लस समझना इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि रट्टा मारने की थोड़ी बहुत भी क्षमता आप लोगों में होगी। और हम लोग आज चलेंगे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में कि वोकैबलरी पढ़ें कैसे और वोकैबलरी पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मैं फालतू का प्रीचिंग आपको दूंगा और खुद पर अप्लाई नहीं किया हूँ, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ वही चीज़ को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखें ध्यान से इसको, क्या क्या है इसके तरीके, है ना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है सुबोपल्ली फार्मूला। इसका क्या मीनिंग होता है। सुबोपल्ली फार्मूला जो होता है ये क्या कहता है कि आप चाहे किसी चीज़ को याद करें, वोकैब को याद करें, ग्रामर को पढ़ें या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश करें, तो उसमें ये फार्मूला लागू होता ही है। और ये फार्मूला कहता क्या है, तो ये फार्मूला है सुबोपल्ली फार्मूला। तो सु से क्या होता है, तो ये निमोनिक्स है और एस यू का मतलब है सुनना, है ना। आपको सुनना चाहिए। आप क्लास जाते हैं, आप बचपन से क्लास जाते होंगे, है ना। और कॉलेज में भी गए होंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि प्रोफेसर का लेक्चर को सुनना। बात समझ रहे हैं। बिना सुने आप किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे जल्दी से। अगर सुनने को आप अगर इग्नोर कर दें तो जाहिर सी बात है कि आप यू विल बी लैगिंग बिहाइंड, बहुत ही पीछे चले जाएंगे आप। समझ रहे हैं। तो सु का मतलब है सुनना। सुनना आपको चाहिए चाहिए। जैसे यूट्यूब से सुने, प्रोफेसर से सुने, टीचर से सुने, जिससे भी सुने, पर सुनना आपको होना ही चाहिए। एक काम आपसे होना ही चाहिए, ठीक है। और देखिए फिर बो से क्या है, तो बो का मतलब है बोलना। बो का अर्थ है यहाँ पर बोलना। अब किसी भी चीज़ को आप पढ़ें तो उसको एक दो बार बोलें, बोल कर पढ़ें। बात समझ रहे हैं। इसको बोल कर पढ़ें। और फिर देखिए पी और ए का मतलब है पढ़ना। अब आप कहेंगे कि ये बोलना और पढ़ना में क्या फ़र्क है। तो इस बोलने का अर्थ है कि आप किसी भी चीज़ को अगर सुने हैं, फर्स्ट स्टेप आपका अगर सुनने का हुआ है तो उसके बाद उसे खुद बोल कर देखें एक बार और बोल कर पढ़ें। और इस पढ़ने का अर्थ है कि मन में पढ़ना, है ना। बिल्कुल ही मन में पढ़ना। ऐसा पढ़ें कि आपके होंठ भी ना हिले, है ना। और इस बोलने में आपका लिप्सिंग हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप लिप्स के थ्रू थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोल सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप किसी रूममेट के साथ रहते हों तो उसको डिस्टर्ब करना तो बिल्कुल ही अच्छा चीज़ नहीं है, है ना। तो क्या करेंगे, आप बोल बोल कर पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा लिप्स को हिलाते हुए, है ना। और ये जो पढ़ना है, ये पढ़ने का अर्थ है कि बिल्कुल ही आप नहीं सुने, बिल्कुल ही दिमाग से पढ़ें, बिल्कुल ही ना बोलें। और लिपसिंग आप करेंगे बोलने में तो क्या होगा इसमें कि आप थोड़ा बहुत खुद को सुन पाएंगे, है ना। तो ये हुआ इसका अर्थ। पी ए का मतलब पढ़ना। लास्ट है एल आई, इसका मतलब है आपका लिखना। बस ये 4 फार्मूला आप अपना लें अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। बिल्कुल शिद्दत से आपको इस चीज़ को फॉलो करने हैं। पहले सुनिए, फिर बोलिए, फिर पढ़िए मन में, फिर लिख दीजिए उसको। और ऐसा नहीं कि जितना सारा वोकैबलरी आप देखें सबको लिखते चलें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लिया जाए जो चीज़ आपको आता हो उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें। और जो चीज़ नहीं आता हो, टफ लगता हो, तो मान लिया जाए उसको सेगमेंट में बांट लें। सेगमेंट का कहने का अर्थ है कि 4-4 वर्ड को याद करें एक साथ, है ना। और उन चारों में से अगर 2 याद हो गया हो और 2 नहीं याद हुआ हो तो 2 उसे सेपरेट करके याद कर लीजिए और बाद में फिर लिख कर देखिए, है ना, बिना देखे कि आपको याद हुआ ये बचा हुआ 2 वर्ड्स या नहीं। तो उसी चीज़ को लिखने की कोशिश करिए वोकैबलरी में, खासकर जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा हो, है ना।
तो ये था आपका सुबोपल्ली फार्मूला, और चारों स्टेप को आप फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका कमांड बहुत हो जाएगा। और ये जो फार्मूला है ये आपको क्या सिखाता है, ये सिखाता है कि वोकैबलरी के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं अलग से, तो क्या होगा, आप बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे। और ये चारों फार्मूला को अपनाएंगे तो आपका हर एक तरह से आपका ब्रेन काम करेगा, है ना। हर एक तरह से आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहेगा और उस पर काम कर रहा होगा, वोकैब के ऊपर खास करके, है ना। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, मैं खुद फॉलो करता हूँ, किसी भी चीज़ को याद करने से पहले मैं इस चीज़ को फॉलो करता ही हूँ, तभी याद भी होती हैं सारी चीज़ें। फिर ज़रा देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप सुने होंगे, काफ़ी फेमस ये फ्रेज़ है ना, साम दाम दंड भेद नीति। ये नीति कहीं भी अपनाया जाता है, युद्ध में अपनाया जाता है, और कहीं भी क्रिकेट में अपनाया जाता है। मतलब क्रिकेट में तो नहीं बोल सकते हैं इसको, मतलब किसी भी जगह इसका एप्लीकेशन हो सकता है। अब इसका अर्थ समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। साम का मतलब है कि किसी को समझाना, तो आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे अपने पढ़ाई से रिलेटेड। तो मान लिया जाए किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, मान लिया जाए एसपी बख्शी बुक को फॉलो कर रहे हैं, एमबी पब्लिकेशन बुक को फॉलो कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन का बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आप वोकैब सीखने के लिए, तो उसको आप समझाइए। अब उसको कैसे समझाएंगे, पढ़ते वक्त आप खुद को समझाइए कि क्या याद हो रहा है, खुद से टॉक कीजिए, बुक को समझाइए, है ना। अगर आपको लगे कि मुझे किसी को पढ़ाना है और कोई बंदा साथ में नहीं है जिसको मैं पढ़ा सकूं, पढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो आप बुक को ही एक अपना फ्रेंड समझकर उसको भी पढ़ा सकते हैं कि देखो ऐसे समझना है। तो उससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन से, आप अपने सोल से, आप अपने हार्ट से टॉक कर रहे होते हैं, और उस टॉक के दरमियान आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। खुद को समझाएं, बुक के साथ साथ समझ कर पढ़ें, और फिर टीचर से समझें। तो इस साम का मतलब है समझाना बुझाना, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। दाम है, दाम का मतलब देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कुछ चीज़ों का दाम देना ही चाहिए। जैसे आप ट्यूशन ज़रूर जाएं, कोचिंग ज़रूर जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि आप बिल्कुल यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, है ना। लेकिन आजकल तो दुनिया इतना आगे जा रही है कि आप कह सकते हैं कि 70% रोल है आपका ऑनलाइन कोर्स का, है ना, 30% है कोचिंग का। तो इस 30% को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप जा सकते हैं ट्यूशन या फिर कोचिंग, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर जाएं, है ना। बहुत फ़ायदा होता है उस माहौल का, वहाँ जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है और एक बंद कमरे में पढ़ने का माहौल मिलता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। बंद कमरे में रहकर पढ़ाई कर लेना सबके बस की बात नहीं है। तो कोचिंग ज़रूर जाएं, वहाँ पर आपको माहौल मिलेगा, कुछ दाम दें, कुछ पैसे खर्च करें, है ना। फिर ज़रा देखें, नेक्स्ट है आपका दंड। और नहीं, अगर आप खर्च करने के लायक नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपसे क्रैक नहीं होगा एग्ज़ाम। आप यूट्यूब पर बिल्कुल डिपेंडेंट हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, है ना। और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, तो उसके अंदर शिद्दत भी एक अलग किस्म की होती है। वो बंदा कहीं भी रख कर पढ़ सकता है, भरे बाज़ार में भी बैठकर वो पढ़ लेगा, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। ऐसा उसका माइंड मेकअप हो चुका होता है। और अगर आप सक्षम हैं पैसे खर्च करने के, तो ज़रूर जाएं कोचिंग ट्यूशन। फिर ज़रा देखें दंड का क्या मतलब है। अब दंड से क्या फ़र्क यहाँ पर है भाई, कि बुक के साथ कैसे दंड करेंगे, उसको कैसे दंड देंगे, पनिश करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, इसका सिंपल आपको ऐसे अर्थ समझना है कि मान लिया जाए, मैं पहले एक बात की, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बंदा मेरे पास आता है, जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था एक कोचिंग में, पायनियर नाम की कोचिंग में। वहाँ आता है, वो कहता है कि सर आप मुझे बताएं कि मुझे आपकी तरह बनने हैं और बहुत सारे वोकैब को याद करने हैं, तो बताइए कोई शॉर्टकट तरीका। तो मैं बताया देखो, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता। तो वो बंदा कहता है सर मैं 3 किताब खरीदा हूँ, 4 किताब खरीदा हूँ, ये किताब खरीदा, वो किताब खरीदा, और सर फिर भी याद नहीं होते। मैं उससे बोला कि चलो 3-4 बुक खरीद ली हैं तुमने, एक बात बताओ कौन सी बुक ऐसी है जिसको तुमने 4 से 5 बार एटलीस्ट पढ़ा हो, पेज नंबर फर्स्ट से लास्ट पेज नंबर तक ऐसी बुक का नाम बताओ जिसको तुमने पढ़ रखे हैं 4-5 बार, एटलीस्ट 4 से 5 बार। तो वो कहता नहीं सर अभी तक तो एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। तो भाई किसी भी बुक को खरीदते हो तो उसकी बेइज्जती के लिए नहीं, है ना, उसका इज्जत करो, और उसे कम से कम खरीद कर लाए हो तो उस लक्ष्मी, उस पैसे का इज्जत करो जिसको तुमने खर्च किया है उसके पीछे, है ना। अगर आप पढ़ते नहीं तो उस बुक को ला कर रख देते हैं तो क्या फ़ायदा। तो दंड से यहाँ पर अर्थ आपका ये है कि किसी भी बुक को आप अगर लाते हैं खरीद कर, तो उसको इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो
कि वो लास्ट में कहने लगे बुक आपसे कि भाई अब छोड़ दे, राम राम कहने लगे, है ना, कि भाई छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं याद हो जाऊंगा अब, है ना। तो इस कंडीशन में ले आओ उस बुक को। तो बस कहने का ये अर्थ है इसका कि आप अगर देखे होंगे किसी टॉपर का बुक, जैसे टीना डाबी जो थी एक 2015 में टॉपर यूपीएससी की, तो मैं देख रहा था उस वक्त कि उनका किताब दिखाया जा रहा था। भाई उसकी किताब में मतलब देख कर कंडीशन ही बता रहा था कि वो कितने बार पढ़ी होंगी बुक को। बात समझ रहे हैं। तो दंड का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप किसी भी बुक को पढ़ें तो इतनी बार पढ़ें कि बस मतलब वो किताब की हालत बेकार हो जाए, है ना, और वो किताब पूरे आपके दिमाग में छप सा जाए। ऐसा नहीं कि किसी बुक को खरीद कर आप एक बार भी उसको ना पढ़ें। कंप्लीट तो लोग करते ही नहीं हैं। पेज नंबर फर्स्ट से आखिरी पेज नंबर तक लोग कंप्लीट भी नहीं करते और अपने से खुद ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि मुझे तो याद हो जाना चाहिए था, अब तक बुक को खरीदे हुए सालों हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, आपको प्रैक्टिकली समझना है, सोचना है, खुद के साथ बातें करनी है कभी कभी, और पूछने हैं, खुद से सवाल करने हैं कि इस बुक को लाया तो कितने बार पढ़ा। बात समझ रहे हैं। तो दंड का ये अर्थ है, बहुत बार आपको पढ़ने हैं किसी बुक को, ठीक है। फिर भेद का क्या अर्थ है? भेद का मतलब है कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, मैं खुद भी टॉपर हूँ, खुद भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ और मुझे मेडल्स मिले हैं, प्रोफिशिएंसी अवार्ड मिला है बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के। तो उनके आप भेद जानो, उसके आप सीक्रेट जानो कि उसका सीक्रेट है क्या, वो किस कदर पढ़ाई करता है। मैं आज वोकैबलरी के ऊपर बना रहा हूँ तो ये मेरे प्रैक्टिकल किए हुए चीज़ हैं, इसलिए मैं आज वोकैबलरी के ऊपर ये सारे आपको फार्मूला और नीतियाँ बता रहा हूँ। बात समझ रहे हैं। तो भेद का अर्थ है कि आप टॉपर्स के भेद को जानें, उसके सीक्रेट को जानें। अगर कोई आपके पड़ोस का हो, कोई आपके रिलेटिव हो, या फिर कोई ऐसा करीब जो टॉपर रह चुका हो, तो उससे आप मिलने में हिचकिचाएं नहीं। खास करके लोग टॉपर से जलने भी लगते हैं, लेकिन आपको जलना नहीं है, उनसे दोस्ती करके उसके सीक्रेट को जानना है। बात समझ रहे हैं। तो भेद का ये अर्थ होता है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, टू बी एंग्री विथ योर वीकर पोर्शन, यही आपका दाम मतलब क्या होता है, ये युद्ध में खास करके ये नीतियाँ अपनाई जाती हैं, लेकिन आपका जो स्टडी है वो एक स्ट्रगल से कम नहीं, एक युद्ध से कम नहीं है ना। तो बस जिस भी पोर्शन में आप को लगे कि ये काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, चाहे वोकैब हो चाहे कोई भी पोर्शन हो, तो उस पर थोड़ा सा गुस्सा कीजिए और जिद पर आ जाइए, है ना। जब तक जिद ना होगा ना आपके अंदर, तब तक आप वोकैब के ऊपर कमांड ही नहीं कर पाएंगे। तो जिद आपको अपनाना ही होगा और डेली बेसिस पर उसके साथ वर्कआउट करना होगा, उस पर टाइम देना होगा आपको, ठीक है। खास करके वोकैबलरी के ऊपर इंग्लिश में अगर बातें करें तो। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट फार्मूला है कॉन्सेप्ट थ्रू एटामोलॉजी एंड रूट वर्ड्स। ये तो हर कोई बताता है ना, मैक्सिमम टीचर्स बताते हैं इसके ऊपर। और एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक है, नॉर्मन लुइस का बुक है, और उसको अगर आप समझ पाते हैं, लेकिन जनरली मैं एक आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये बुक का जो लैंग्वेज है ना, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और समझ में नहीं आता, लोग खरीद कर बुक छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये करें कि कोई ऐसे बंदे हों आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जो आपको इस बुक को समझा पाए, तो उससे आप समझिए। लेकिन ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर एसपी बख्शी का एक बार कंप्लीट हो गया तो इसी बुक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। और वैसे मैं रूट वर्ड्स के थ्रू कितना सारा वर्ड्स बताता हूँ, आप लोग देख चुकेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाया तो आप लोगों को पता चला होगा कि कितने अच्छे से मैं बताता हूँ सारे इसको, है ना, एटाइमोलॉजी के थ्रू, रूट वर्ड्स के थ्रू। अब जरा देखिए, एटाइमोलॉजी का मतलब होता है कोई भी वर्ड कैसे बनता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके पीछे का स्टोरी क्या होता है। अगर आप किसी वर्ड के बारे में सीख रहे हैं, उसके स्टोरी को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिमाग में स्टोरी सा बैठ जाता है आपका, है ना। तो एटाइमोलॉजी पढ़ने से वो फ़ायदा है। रूट वर्ड क्या अर्थ है यहाँ पर, तो ये बनता कैसे है। अब ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, है ना। एग्जांपल क्या है, मान लिया जाए टॉम। टॉम एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू कट, मतलब टू कट मतलब काटना। और फिर अ कटिंग, है ना, अ कटिंग मतलब कहीं पर एक कट होना, है ना, कटिंग होना। अब ज़रा देखिए इससे कितना सारा वर्ड्स बनता है। आप एग्ज़ाम में कैसे कैच करेंगे, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और कैसे एग्जैक्ट आंसर पे आप टिक लगाएंगे एग्ज़ाम में, है ना। मान लिया जाए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ टॉम। टॉम रूट वर्ड का मतलब होता है टू कट या अ कटिंग। अब आप इस सारे वर्ड को देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सारे वर्ड में टॉम वर्ड छुपा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कटिंग से रिलेटेड बातें हैं। बात समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर एक बार आप पढ़ चुके हैं
तो आप आसानी से टिक लगा पाएंगे और दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। अब मैं इसका सबका मीनिंग बता देता हूँ, अगर इसको बता रहा हूँ टर्म को। तो अब जरा देखिए एंटोमोलॉजी का क्या मतलब होता है। अब समझिए कि एन का क्या मतलब होता है। तो एन जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में। और टर्म का मतलब होता है कटिंग, और लॉजी का क्या मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। तो ऐसे चीज़ों का साइंस जहाँ पर कटिंग हो। तो एंटेमोलॉजी का सिंपल मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब क्या है कि कीड़े मकोड़े के अध्ययन को बोला जाता है आपका एंटेमोलॉजी। अब कहेंगे एंटेमोलॉजी में भाई ये टर्म वर्ड कैसे आ गया, मतलब ये कट वाला वर्ड कैसे आ जाएगा। आप गौर करेंगे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, आप फ्लाइज को ले लें, मॉस्किटोज़ को ले लें, है ना, या फिर बीज को ले लें, या फिर एंट्स को ले लें, ये सारे कीड़े के अंदर आते हैं। अब आप इनके शरीर को, इसके शरीर रचना को ध्यान से देखेंगे तो उनके बॉडी में बीच बीच में ऐसे ऐसे करके यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कट है ना, मतलब सिगमेंटेड पार्ट है यहाँ पर, बात समझ रहे हैं। तो सिगमेंटेड पार्ट को देख करके आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कटिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं जो पढ़ाया आपको टर्म और एंटेमोलॉजी, और उसके शरीर में एन का मतलब इन बताया, टर्म का मतलब कटिंग, तो इन सारे क्रिएचर्स जो हैं सिगमेंटेड क्रिएचर्स, इसके बॉडी में जो सिगमेंटेड पार्ट शो कर रहा होता है वो कट को शो कर रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप एंट्स और बीज और कट और ये सारी चीज़ों को भूल पाएंगे कभी, है ना। तो एंटेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और सारे इंसेक्ट्स के क्या होते हैं बॉडी में, यहाँ पर टॉम होते हैं, मतलब कटिंग होता है ना। अब समझ गए। अब जरा देखिए यहाँ पर है मैस्टेक्टॉमी। अब यहाँ पर सारे रूट वर्ड्स को अगर आप जानते तो इसका मीनिंग भी बता देते। टॉम का मतलब हो गया कटिंग, और मैस्टेक का मतलब होता है ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को तो ब्रेस्ट को काट कर निकाला जाता है। तो मैस्टेक्टॉमी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट कटिंग, है ना। फिर है टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिल होता है ना आपके थ्रोट में, टॉन्सिल होता है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी काट कर निकाला जाता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका टॉन्सिलेक्टॉमी, है ना, टॉन्सिल को काट कर निकाल देना, ये होता है। एटम, अब एटम तो हर कोई सुना होगा। अब कहेंगे कटिंग वहाँ पर कहाँ दिखेगा, तो देखिए ए का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, मतलब नॉट का सेंस, और टॉम का मतलब बता रखा कट, मतलब द थिंग्स विच कैनॉट बी कट फर्दर, है ना, यही होता है एटम। एटम मतलब परमाणु, परम अणु, जिसको काटा ना जा सके, यही पढ़े हैं डेफिनेशन बचपन में एटम का, है ना। तो क्या है कि एटम का क्या मतलब हो गया यहाँ पर नॉट कट, मतलब नॉट टू बी कट, ठीक है। तो समझ गए एटम में भी कहाँ से टॉम छुपा हुआ था। फिर एनाटॉमी, यहाँ भी क्या है टॉम वर्ड है ना। और एना का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर होता है अप, और इसका मतलब टॉम का मतलब कट। तो इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कटिंग अप ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल, है ना, एनिमल या प्लांट का कटिंग करना। और इसका क्या अर्थ होता है एनाटॉमी का मतलब, और शरीर रचना बोलेंगे उसको, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और फिर प्लांट या एनिमल। तो उसके स्ट्रक्चर को जब जानते हैं हम लोग, तो कैसे जानते हैं, जब तक उसको कटिंग कर नहीं देखेंगे। आप लोग 8th 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे मेंढक के ऊपर, है ना। मेंढक जो होता है आपका फ्रॉग, उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, कटिंग करके देखते हैं उसके शरीर रचना को। तो वही एनाटॉमी के अंदर आता है। फिर एपिटॉम। एपिटॉम का क्या अर्थ होता है जरा देखिए। इसका मतलब होता है, एपिटॉम का मतलब होता है समरी। इसका मतलब होता है समरी, मतलब सारांश, किसी भी चीज़ का सारांश। मान लीजिए किसी बुक का मैं सारांश आपको बोलूं, तो मैं कहूँगा कि समरी निकालो उसका। तो आप क्या करेंगे, पूरे बुक में से कांच छाँट कर इंपॉर्टेंट पार्ट्स का आप समरी बनाते हैं, है ना। तो बस ये टॉम है और एपी है। एपी का मतलब होता है आपका ऑन या फिर अपॉन, है ना, ऑन या फिर अपॉन, और टॉम मतलब कटिंग, है ना। तो क्या करते हैं आप, समरी कैसे बनाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को किसी बुक का कांच छाँट कर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही आप क्या करते हैं लिख देते हैं, उसको समरी बोलते हैं। तो एपिटॉम का मतलब समरी, और इसका एटाइमोलॉजी ऐसे आता है, बात समझ गए। तो टॉम वर्ड अगर आप पढ़ रहे होते पहले, तो आप आराम से अनुमान लगा लेंगे, ऑप्शंस को देख करके अनुमान लगा लेंगे एग्जाम में कि इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, उसको पहचानना आप इसी के थ्रू कर पाएंगे, एटाइमोलॉजी और रूट वर्ड्स के थ्रू। तो ये आपका थर्ड मेथड था। अगला मेथड देखिए क्या है। अगला मेथड क्या है कि कंपेयरिंग द वर्ड्स एंड
नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड विथ देम। जैसे देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं, आप वर्ड्स को याद कर रहे होते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं आप बहुत सारा चीज़ इग्नोर कर देते हैं। और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा कि कभी इग्नोर ना करें। आप किसी चीज़ का नोट्स बनाएं या ना बनाएं, आप रूट वर्ड्स एटाइमोलॉजी का नोट्स बनाएं या ना बनाएं, इस पोर्शन का आप ज़रूर बनाएं। इस पोर्शन का कहने का क्या अर्थ है, ज़रा देखिए। मान लिया जाए कहीं आपको क्वाय वर्ड मिल गया है ना, जो यहाँ पर लिख रखा हूँ क्वाय, और नेक्स्ट आपका डिक्वाय। अब क्या होगा, मान लिया जाए कि आप क्वाय का मतलब पढ़ लिए, तो क्वाय का मतलब क्या होता है, शर्मिला, और डिक्वाय का भी अर्थ पढ़ लिए और लिख कर स्पेशल आप नोट्स नहीं बना रखे, और डिक्वाय का भी अर्थ पढ़े, एग्जाम में डिक्वाय का अर्थ भूल गए और क्वाय सिर्फ याद रहा, है ना। तो इसका मतलब होता है क्वाय का मतलब शर्मिला फिर विनम्र। डी क्वाय आ गया तो आप सोचेंगे कि डी लगा हुआ है क्वाय के पहले, मतलब इसका अपोजिट होगा, जो आप बहुत भारी भूल कर बैठेंगे एग्जाम में। मतलब ऐसा नहीं कि इसका मतलब शर्म करना, शर्मिला होना, और ये बेशर्म हो जाना, तो शेमलेस, तो जाकर शेमलेस पर आपको जाकर टिक नहीं लगाने हैं। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स जब भी मिले तो आप दूसरे वर्ड को मतलब डिक्वाय को क्वाय के ऊपर निर्भर करके बिल्कुल ना छोड़ दें, आप इसका सेपरेट नोट्स बना लें। समझ रहे हैं। जहाँ भी कंफ्यूज करें आप किसी वर्ड्स के बीच, आप उसको क्या करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, ज़रा देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिमर। ये डिमर है, ये डिमर है और ये डिम्योर है। अब सिर्फ ई का फ़र्क है, ज़रा देखो। तो ये दोनों बिल्कुल एक वर्ड्स नहीं है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। डीमर का मतलब होता है हिचकिचाना या फिर विलंब करना, और इस डिम्योर का अर्थ होता है संकोची या विनयशील। तो इस तरीके का शब्द जहाँ भी मिले आपको, जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे अपने नोट्स में उतार लेंगे उसको मीनिंग के साथ, ठीक है। और ज़रूर रिवाइज करें, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं सारे वर्ड्स। जैसे देखिए नेक्स्ट आता है आपका स्पर, स्पर्न, स्पर्ट और स्प्यूरियस। सुनने में लगता है सब में स्पर है ना। अब एक स्पर का मीनिंग जाने तो दूसरे से रिलेट ना कर दें। स्पर्न को सुनने में लगता है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, है ना, सेकंड फॉर्म होगा इसका वर्ब का, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्पर का मतलब है प्रेरणा, इस स्पर्न का मतलब होता है घृणा करना, और इस स्पर्ट का मतलब होता है वेग या धार से निकलना, इस स्प्यूरियस का मतलब होता है झूठा और फिर बनावटी चीज़। बात समझ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट है। जब भी इस तरीके के आपको वर्ड्स मिलें तो आप उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ाने का और पढ़ने का। और मैं जो सिनोनिम एंटोनिम का सीरीज़ करवा रखा हूँ, मैं अक्सर ये सारे जितने भी वर्ड्स मिले हैं ना, जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों को, मैं वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश किया हूँ और याद दिलाने की कोशिश किया हूँ कि आप इससे और इससे कन्फ्यूज ना करें, आप इसको इससे कन्फ्यूज ना करें, आप इसको इससे कन्फ्यूज ना करें। इस तरीके का वर्ड्स मैं बहुत सारा बता चुका हूँ। आप देखेंगे, काउंट करेंगे, आपको सैकड़ों में मिलेंगे वैसे वर्ड्स को, जैसा मैं बताया हूँ। और उस 62 वीडियो जो मैं बनाया हूँ सिनोनिम एंटोनिम का, एसपी बख्शी का, उसमें देखेंगे कि अगर आप सारे वर्ड्स को काउंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5-6 हज़ार वर्ड से कम मिलेगा, है ना। तो आप चेक करें उसको, मुझे एग्जैक्ट वो काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं। और क्या है दूसरी बात कि इस तरीके का वर्ड्स जो जहाँ भी मिला है मैं बताने की कोशिश किया हूँ। और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में मैं अलग से अपने नोट्स में जो मैं बना रखा हूँ नोट्स को, और बहुत पहले से बना रखा हूँ, जब मैं पढ़ाता था उससे पहले ही बना रखा था, जब मैं खुद पढ़ाई करता था उस वक्त का भी है और अभी तक का है। मैं द हिंदू न्यूज़ पढ़ता हूँ तो उस वक्त भी मुझे कोई वर्ड्स आते हैं तो उसका भी नोट्स बना कर रखता हूँ। तो वो सारे नोट्स को मैं दूंगा आप लोगों को, और यूट्यूब में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, खास करके कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्या, ज़रा देखिए। नेक्स्ट है कि ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, ये पॉइंट, टू कैच द रिफ्लेक्टिंग सेंस और नोइंग द स्टोरी बिहाइंड। अब इसमें आईक्यू आपका काम करेगा कि आपका आईक्यू कितना सटीक और कितने अच्छे और कितने बेहतर तरीके से काम करता है। आईक्यू का क्या मतलब होता है, तो किसी चीज़ को देखकर कोई चीज़ ख्याल आ जाना, कोई नया चीज़ ख्याल आ जाना, और उससे आप किसी चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। आपका दिमाग कोई छोटी सी स्टोरी बना पाता है, तो आप समझना कि आपका आईक्यू बहुत ही सही है। अब ज़रा देखिए, खास करके इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं, जो मैं करवा रखा हूँ अभी, एक पार्ट करवाया हूँ और नेक्स्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसमें क्या है कि इडियम्स और फ्रेजेस जितने हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। इडियम्स और फ्रेजेस जितने भी बने होते हैं, उस बनने से पहले कोई उसके पीछे का स्टोरी होता है, कोई घटना पास्ट में घट चुकी होती है, उसके थ्रू कनेक्ट करके ये सारे इडियम्स को बनाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं। और जो आपका फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, इसके पीछे इसका ना कोई एटाइमोलॉजी होता है, ना कोई इसका स्टोरी होता है, ना कोई इसका रूट वर्ड होता है ना। इसका
ये कहेगा कुछ और, इसका मीनिंग निकलेगा कुछ और, इसलिए आप इससे कभी रिफ्लेक्टिंग सेंस निकाल ही नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत कम ऐसा फ्रेजल वर्ब होगा जिससे आप सेंस निकाल पाएंगे, और मैक्सिमम में तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। कहेगा कुछ और, इसका मीनिंग निकलेगा कुछ और, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस में साफ साफ आपको दिख जाएगा उसका सेंस। अगर आपको नहीं दिखता है तो इसलिए टीचर्स बने हैं, और मैं खास करके इसलिए हूँ यहाँ पर, और इसलिए इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। फ्रेज, आप इडियम्स का वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि मैं कितने अच्छे ढंग से बताया हूँ सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को। आप देखेंगे तो मैं उसी से याद रखने की तरीका बताया हूँ, याद रखने के तरीके, और कोशिश किया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का। अब ज़रा मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूँ, ये क्या है आपका, ये है आपका ये है एज अ फीडल। अब इससे कैसे आप ये करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इसका सेंस को, इसके मीनिंग को। अब ज़रा देखिए, फीडल का अर्थ आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता होगा, और अगर बिल्कुल नहीं मतलब पता होगा बहुत कम लोगों को, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। फीडल का मतलब होता है सारंगी, एक आपका प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है ना। जैसे वायलिन होता है ना, उसी प्रकार का एक सारंगी होता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। अब उस पर क्या होता है, तार लगे होते हैं, है ना। मान लिया जाए इस टाइप का कुछ है, इस पर जो बीच में होता है वो बहुत ही स्ट्रिंग लगा होता है, वायर लगा होता है, जो क्या होता है काफ़ी स्ट्रेट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो फिट होता है उसमें। बात समझ रहे हैं? इसमें फिट होता है वो वायर, तभी जाकर वो बजता है, और अगर थोड़ा सा भी ढीला हो गया तो बजना बंद कर देगा। तो फीडल का मतलब सारंगी होता है, और सारंगी के ऊपर जो ये फिट होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये वायर, है ना। हाथ भी कट जाएंगे अगर आप उसको मिस हैंडल करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत ही क्या होता है, हेल्दी होता है। तो एज ए फीडल कहने का अर्थ ये होता है, इसका मीनिंग पहले बता दूं, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हैं, बिल्कुल फीडल की तरह, फीडल के वायर की तरह। तो इसलिए इसका सेंस आपको पता चल गया होगा कि कैसे निकल रहा है। नेक्स्ट है आपका एट वंस वीट एंड। अब जरा देखिए, वीट का अर्थ क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का, वंस वीट का मतलब होता है बुद्धि, और किसी की बुद्धि समाप्त हो जाना, यही सेंस निकल रहा है। अब आपकी बुद्धि कब समाप्त हो जाती है, तो मान लिया जाए आप जिस वक्त कंफ्यूज रहते हैं उस वक्त थोड़े वक्त के लिए आपका बुद्धि जो है वो कहीं और चला गया होता है ना। तो बुद्धि का समाप्त हो जाना कहलाता है कंफ्यूज करना। तो एट वंस वीट एंड का मतलब होता है कंफ्यूज कर जाना, बैफल्ड कर जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, है ना, कन्फाउंड हो जाना। तो ये सारे मीनिंग इसके होते हैं। तो इससे आप इसका सेंस को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और सोच पाएंगे और समझ पाएंगे, लेकिन फ्रेजल वर्ब का आप कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब को याद करने के तरीके क्या हैं? कुछ नहीं है। नेक्स्ट ज़रा देखिए क्या है। तो फ्रेजल वर्ब को याद करने का क्या तरीका होता है, अब इस पॉइंट पर देखें, इसके ऊपर, फ्रेजल वर्ब के ऊपर। फ्रेजल वर्ब का एक ही तरीका है, रिवीजन इज़ द ओनली मंत्र टू लर्न वोकैबुलरी, स्पेशली फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को आप जितने बार रिवाइज कर लें उतना सही होगा। और फ्रेजल वर्ब का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बस सीधा सीधा मीनिंग के साथ और उसका एग्जांपल के साथ मैं बताते जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, डेली में 2-4-10 दिन आपको क्या करना है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा उस पर टाइम देना है। 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको लगने लगेगा यार सारा कुछ सुना हुआ है, सारा कुछ समझा हुआ है, सारा कुछ सीखा हुआ है ना। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फ्रेजल वर्ब का वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही आपको सारा फ्रेजल वर्ब पढ़ा दूँ। और 2 घंटे तो कोई बड़ी बात है नहीं, 1 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटे शाम दे दो, 4-5 बार इसको देखोगे आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल खास करके इसका जितना एग्जाम्पल्स आप बना पाएँ अपने मन में बनाएं, है ना। और सुबोपल्ली में जो लिखने का वर्क है उसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। लिखने का काम फ्रेजल वर्ब के थ्रू कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं खुद से, है ना, ढूंढ सकते हैं डिक्शनरीज में या फिर इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखने का वर्क करें फ्रेजल वर्ब के ऊपर। अब ज़रा देखिए, यहाँ तक तो बता दिया था, है ना। अब ये क्या है आपका, अब ज़रा देखिए, अच्छा ट्रिक के बारे में अभी आने वाला है। ये पॉइंट क्या था आपका, नेवर ट्राई एनी ट्रिक और मेथड टू लर्न फ्रेजल वर्ब्स, अभी बताया। जैसे मान लिया जाए क्या है आपका, ये है कुछ एग्जांपल्स, कैरी अवे बाय, कैरी ऑफ, कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड, कैरी आउट, ये सारे कैरी हैं। मैं एक बच्चे को देखा था याद करते हुए, वो कैरी से करीना याद रखा था, करीना कपूर, और बाय से कुछ अलग चीज़ रिलेट किया हुआ था, ऑफ से एक अलग स्टोरी बनाया हुआ था, करीना कपूर के साथ ऑन करके कुछ अलग ही स्टोरी बनाकर रटा हुआ था। यार कितने करीना कपूर याद करोगे आप लोग,
कितने स्टोरी बनाओगे, कितने वर्ड्स की कमी नहीं है धरती में, कितने स्टोरी बनाओगे, ऐसे स्टोरी बनाओगे कभी आप नहीं सक्सेस कर पाओगे, वो स्टोरी में आप उलझ जाओगे। मैं एक आपको एक कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। मान लिया जाए कि आपके घर में कहा जाए कि तुम जाओ मार्केट से 1 लीटर दूध खरीद कर ले आओ कैन में, है ना। कैन लेकर आप गए, कैन लेकर गए और उसमें 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा जाए। अब आप दूध खरीदने गए, ऊपर से क्या किए, कहीं से एक बूंद जो है केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल जो होता है, उसका एक बूंद आप इस पर गिरा दिए। गिरा देने के बाद क्या होगा पता है, ये जो दूध है ना, दूध का स्वाद तो सबसे पहली बात कि चला ही जाएगा, और अगर आप दूध को पी भी लिए तो आपको लगेगा यार केरोसिन तेल ही पी कर आया हूँ, है ना। तो वो केरोसिन तेल क्या होता है, तेल के ऊपर हमेशा तैरते रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके दिलो दिमाग में तैरते रहेगा। बात समझ रहे हैं, तैरने का अर्थ है कि उसका स्वाद दिलो दिमाग तक रहेगा आपका केरोसिन तेल। सारा मिल्क का जो स्वाद है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके के कुछ ट्रिक्स होते हैं। मान लीजिए करीना कपूर के ऊपर बहुत सारे स्टोरियाँ बना रखे हैं, और क्या करेंगे, बाय, ऑफ, ऑन, फॉरवर्ड, कैरी आउट, ये 4-5 जो आए हैं इसके साथ प्रीपोजिशन, इसके साथ अलग अलग स्टोरी करीना कपूर से रिलेट किए हैं। तो क्या होगा पता है आपको, स्टोरी आपके दिमाग में तैरता रहेगा, और इसका जो मेन स्वाद है ना, मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, मेन जो मीनिंग है ना, वो भूल जाओगे एग्जाम में। और ऑप्शंस इस कदर दिए होते हैं कि आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे, आप रॉन्ग करके आओगे। बात समझ रहे हैं। और सबसे पहली बात कि हज़ारों हज़ार वर्ड हैं, 10,000 वर्ड आपको याद रखने होंगे कम से कम, आपका सीजीएल के लिए या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, 10,000 वर्ड रट्टा मारने हैं, तो क्या करोगे, 10,000 स्टोरी बनाओगे? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना, खास करके फ्रेजल वर्ब के ऊपर। स्टोरी बनाओ, लेकिन स्टोरी बनाने और ट्रिक बनाने का तरीका मैं वोकैब के ऊपर आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर कभी भी ट्रिक मत बताना। अब ये सारे वर्ड को बता दिया हूँ तो इसका मीनिंग भी देखते जाओ, है ना। कैरी अवे बाय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नियंत्रण खो देना। कैरी ऑफ का क्या मतलब होता है, तो जीत जाना, टू विन, है ना। कैरी ऑन का मतलब होता है आपका जारी रखना, कंटिन्यू रखना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना। और कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, किसी काम को अंजाम देना। ठीक है, तो ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। मुझे यूँ याद हैं सारे फ्रेजल वर्ब इडियम्स वगैरह, क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स के ऊपर ये कर रखा है, वर्कआउट किया है, प्रैक्टिस किया है बहुत सारा, है ना। और वही तरीका मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अब ज़रा देखिए, आपको फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, मात्र रिवीजन ही उसका उपाय है। ठीक है, ट्रिक बिल्कुल मत बनाना फ्रेजल वर्ब के ऊपर। अब ज़रा देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ए ट्रिक। ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात कि ट्रिक का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो ये होता है कि किसी को धोखा देना, अपने दिमाग को धोखा दे करके किसी चीज़ को याद करना, ये सारा चीज़ ट्रिक कहलाता है ना। अब ज़रा देखो, यहाँ दिया है नेवर डू दिस, ये सिंबल तो पता ही होगा। क्रिएटिंग यूजलेस स्टोरी फॉर एवरी वर्ड्स, एग्जाम्पल डिलीजेंट एंड पिक्वेंट। मैं इसके ऊपर स्टोरी बताता हूँ अभी। मैं जब पायनियर में पढ़ा रहा था, एक बंदे पिक्वेंट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मसालेदार, इसका मतलब होता है थोड़ा तीखापन, है ना, थोड़ा स्वादिष्ट किस्म का तीखापन। तो पिक्वेंट के ऊपर एक बंदा याद रखा था कि पिक्कू और आंटी, मतलब आपकी पड़ोस की पिक्कू आंटी बहुत ही मसालेदार खाना बनाती है। पता है वो बंदे क्या करके आया था? फ्लर्ट के ऊपर जा कर के, एग्ज़ाम में जो मैं टेस्ट लिया था, फ्लर्ट के ऊपर जा कर के टिक लगा के आया था, और मुझे ये स्टोरी बताया था सर कि मैं ऐसे याद किया हूँ। मतलब पड़ोस की पिक्कू आंटी बहुत मसालेदार खाना बनाती है। भाई एक बात बताओ, पिक्कू आंटी, पड़ोस की, मसालेदार खाना, चटपटा खाना। अब खाना इसका मीनिंग होगा, आपको पता है स्टोरी को ज़रूरी नहीं कि याद हो, लेकिन पिक्वेंट को देखते ही आपको पिक्कू आंटी याद आएगी। लेकिन पिक्कू आंटी के साथ आपने कितनी लंबी स्टोरी बना रखे हैं, उसके ऊपर कौन सा वर्ड आपको आएगा, कौन सा टिक मारेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे। ऐसा गलती बिल्कुल ही नहीं करना है कि हर एक वर्ड के ऊपर स्टोरी बनाओ। अब यहाँ डिलीजेंट है, लोग याद करते हैं दिल्ली का एजेंट बहुत ही परिश्रमी होता है, बहुत ही मेहनती होता है ना। तो दिल्ली शहर का मीनिंग डिलीजेंट है, और फिर एजेंट को दूसरे तरीके से डिलीजेंट बोलते हैं, और फिर डिलीजेंट का मतलब मेहनती या परिश्रमी होता है। क्या होता है? अगर बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की क्षमता है आपके अंदर, और एक वर्ड को याद रखने के लिए 10-12 आपको स्टोरी बनाना पसंद करते हो, है ना, तो आप कर सकते हैं वैसा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको कंफ्यूज कर देगा, और बहुत मेहनत करने होंगे, फालतू का दिमाग में केरोसिन ऑयल की तरह क्या करना होगा, कैरी करना होगा, है ना। इसको भी, ये सारे स्टोरी को भूल जाओ। स्टोरी कैसे बनाने हैं मैं अभी बताता हूँ। मान लिया जाए कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ,
ताकि एक स्टोरी के अंदर, और इतना सटीक स्टोरी बनाओ, और एक स्टोरी के अंदर क्या करें कि 8-10 5 कम से कम मिनिमम 4 से 5 वर्ड तो आप सीख ही पाएँ, है ना। और ऐसा ना हो कि उस स्टोरी में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड आपको ऐड करने पड़े हों, ताकि आपको एक्स्ट्रा वर्ड भी याद रखना पड़े साथ में। ऐसा बिल्कुल ना करें, सटीक करें, टू दी पॉइंट स्टोरी बनाएं, और एक स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हों। जैसे देखो, क्रिएटिंग यूजफुल स्टोरी नेक्स्ट टॉपिक है, ये कर सकते हैं आप। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये है आपका एसएससी का आप एग्ज़ाम लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। उससे आप सीबीआई में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और सीबीआई का प्रमोशन होता है रॉ में। अब आपको पता है एसएससी क्लियर करने वाले व्यक्ति जो सीबीआई बनेगा और रॉ में जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही चालाक होगा। रॉ में जाने के लिए आपको बहुत ही चालाक होना पड़ेगा, बहुत ही धूर्त होना पड़ेगा। मानते हैं ना इस बात को? आप सुने होंगे डोभाल जी को, वो पाकिस्तान में भी रहे थे, तो क्या बिना धूर्तता का वो रहे थे, बिना धूर्त बने रहे थे? नहीं। और आपको बहुत ही इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी आप एसएससी निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो एक सेंटेंस याद करो, उसका मीनिंग ही होता है चालाक, धूर्त और इंटेलिजेंट। किसका मीनिंग? एसएससी सीबीआई रॉ का। बात समझ रहे हैं? अब ज़रा देखिए, इसका फुल फॉर्म बता दें कि क्या होता है इसका मीनिंग, इससे आप कितने सारे वर्ड्स को याद कर पाते हैं। तो सिनोनिम रटने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अब ज़रा देखिए, एस से होता है सेवी, यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, सेवी। सेवी का मतलब भी धूर्त होता है, चालाक होता है। श्रीव्ड होता है नेक्स्ट, एस फॉर श्रीव्ड, ठीक है। सी फॉर होता है क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब भी होता है धूर्त और चालाक। और फिर सी है नेक्स्ट वाला सी, इसका मतलब क्लेवर होता है, और बी का मतलब ब्रिलियंट होता है, आई का मतलब इंटेलिजेंट होता है। और रॉ है, रॉ से आर से क्या होता है, तो आर का मतलब रोग होता है, ROGUE, ठीक है। ए से क्या होता है, तो ए से आपका एस्ट्यूट होता है। अब ज़रा देखो क्या है ये, एस्ट्यूट, ठीक है। और डब्लू से क्या होता है, तो डब्लू से आपका विलियो होता है। अगर आपको रट्टा मारने की क्षमता है या स्टोरी बनाने की क्षमता है, तो इस तरीके का स्टोरी बनाओ, ताकि एक सेंटेंस में आप 2 4 5 10 वर्ड सीख पाएँ। और मेरे पास ऐसे ऐसे स्टोरी बनाए हुए हैं कि मैं एक स्टोरी के थ्रू बस एक लाइन बताऊंगा, उसका मीनिंग साथ में बता दूंगा। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप 10 से 12 वर्ड 15 वर्ड तक भी याद रख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों की डिमांड रहे तो आप कोशिश करें कि इस तरह के स्टोरी बनाएं, ना कि फालतू का 10,000 वर्ड सीखने के लिए 10,000 स्टोरी बनाने पड़े, और उस 10,000 स्टोरी में पता नहीं क्या अला बला आप उसमें वर्ड्स को ऐड कर देते हैं, फालतू के वर्ड्स को। आपको बिल्कुल ही वो कदम नहीं उठाने हैं ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। उसको ट्रिक नहीं बोलते हैं, वो खुद को ट्रिक करना होता है, बेवकूफ़ बना जाते हैं आप, और आप बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। वो चीज़ को मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जो तरीका है, ट्रिक का जो तरीका होता है निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स एक साइंटिफिक स्टडी भी होता है, और ये अच्छे से खुद को मेमोराइज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। और ख़ास करके ज़रा देखिए, मैं जो आपको सिनोनिम पढ़ाने वाला हूँ जो ट्रिक के थ्रू, ये उसमें ये भी रहेगा क्रिएटिंग यूजफुल स्टोरी के थ्रू, और निमोनिक्स के थ्रू भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए क्या पढ़ाऊँगा आपको, कैसे पढ़ाऊँगा, वो तरीका आप ज़रा देख लें। एक वर्ड है आपका यहाँ पर क्रूप लिख रखा हूँ, ठीक है। अब ऑकवर्ड का मैं मीनिंग जानना चाहता हूँ आप लोगों से। सिनोनिम एंटोनिम जो SP बख्शी का फर्स्ट वर्ड ऑकवर्ड ही है, और ऑकवर्ड का मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसका मतलब होता है भद्दा, भद्दा होता है या फिर क्रूप होता है ना। और यही क्रूप को मैं यहाँ लिखा हूँ CURUP, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। अब क्रूप का फुल फॉर्म क्या होता है आप याद कर लो। अगर आपको लिख करके प्रैक्टिस करने हो, रट्टा मारने की क्षमता हो, तो आप फालतू का 10,000 ट्रिक बनाने से अच्छा है कि एक इसी को क्रूप को याद कर लो। ऑकवर्ड का मतलब क्रूप होता है, और क्रूप से ही आप डिराइव कर लो कि सी का मतलब क्लमसी होता है, ठीक है। फिर इस यू का क्या मतलब है, तो इस यू का मतलब अनगेनली होता है, और इसका मतलब भी भद्दा होता है, अनगेनली। फिर आर का क्या अर्थ है, तो आर का मतलब होता है रफ, रफ भी होता है, रफ हेवन भी होता है ना, हेवन। देखिए रफ हैंड भी होता है, HEWN है ना, रफ हैंड। रफ हैंड का मतलब भी आपका क्या होता है, खुरदरा होता है, काफ़ी भद्दे तरीके वाला खुरदरा, है ना। मान लीजिए किसी का चेहरा वैसा हो, भयावह हो, तो उस टाइप के रफ हैंड कहा जाता है। फिर इस यू का क्या अर्थ है, इस यू का मतलब होता है अनग्रेसफुल, और अनग्रेसफुल का मतलब भी होता है आपका घृणास्पद, है ना, मतलब आपका भद्दे के सेंस में, अगली के सेंस में, क्रूप के सेंस में, ठीक है। और पी का मतलब भी होता है पॉन्डरस, तो पॉन्डरस का भी क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब भी भद्दा होता है।
आप बात समझ रहे हैं? तो एक सेंटेंस बनाने से आपको कितने अर्थ समझ में आए आपको पता चला होगा। सिनोनिम याद रखने के ये 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं और मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा इसके ऊपर, है ना। तब तक आप लोग क्या करें, एसपी बख्शी का जो मैं 62 वीडियोस डाल रखा हूँ उसको आप रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें। बहुत ही आपके लिए मेहनत किया हूँ और आपको बहुत ही फ़ायदा भी होता होगा और देख ही रहे हैं काफ़ी बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, बहुत सारे तरीके बता दिए हैं ना। एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। फिर देखिए क्या है ये, हाउ टू लर्न वोकेबलरी में है सुबोपली फार्मूला आप समझ गए, साम दाम दंड भेद का मीनिंग भी समझ गए, कैसे आपको अप्लाई करना है आपको स्टडी में, है ना। और नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट थ्रू एटाइमोलॉजी, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, रूट वर्ड्स के थ्रू भी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आप लास्ट पार्ट देख सकते हैं खास करके, है ना, जो मैं बताया पार्ट 7 है शायद, हाँ पार्ट 7 जो बताया हूँ प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। और पार्ट 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट आपका कंपेयरिंग वर्ड्स एंड नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड विथ देम। अब ये वाला भी मैं बहुत बताया हूँ, जब सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा रहा था तो बीच बीच में बहुत सारा वर्ड्स को बताया हूँ। स्पर आया तो मैं इतने सारे वर्ड्स को डिस्कस किया, क्वाय आया तो इन दोनों वर्ड को ये किया, है ना। इसी तरीके का कुछ वर्ड आएगा प्लॉय, फिर डिप्लॉय, ये दोनों आपस में सिनोनिमस नहीं है ना, इसको भी याद रखें। तो इस तरीके का वर्ड्स मैं बहुत बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सेंस आपका सबसे ज़्यादा काम आता है इडियम्स और फ्रेजेस में। फिर आपको किसी भी ट्रिक को नहीं अपनाना है फ्रेजल वर्ब को याद करने का, इसका एक ही तरीका है कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, है ना। तो आप फ्रेजल वर्ब को फॉलो करें सिर्फ रिवीजन के थ्रू, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका कि ये तरीका बिल्कुल ना अपना है फालतू का, डिलीजेंट के लिए अलग से ट्रिक, पिक्वेंट के लिए अलग से ट्रिक और सारे वर्ड्स के लिए अलग से ट्रिक, ये बिल्कुल ना फॉलो करें। फिर एक क्रिएटिंग यूजफुल स्टोरी, ये दोनों बहुत ही आपको काम आने वाले हैं। मेरा वीडियो देखकर आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ कुछ अलग सा चीज़, कुछ अलग अंदाज में पढ़ा है और याद रखने के अच्छे तरीके सीखे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान दें अपने वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए, डेली आपको वर्कआउट उस पर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।